नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर आप लेकर आया हूं और ये खबर बीजेपी पर है, सरकार पर है, सत्ता पक्ष पर है, सत्ता पक्ष को मदद देने वाली संस्थाओं पर है, इलेक्शन कमीशन पर है, चुनावी भ्रष्टाचार पर है और एक एक करके मैं परतें खोलूंगा, बड़े खुलासे करूंगा। लेकिन इन खुलासों से पहले एक स्पष्टीकरण मैं देना चाहता हूं और स्पष्टीकरण ये है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। एक रिपोर्टर के तौर पर कई मैंने उनके इंटरव्यूज़ लिए और लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में जहां वो रुकते थे बहुत से साक्षात्कार मैंने उनके किए, मौका मिला। और मैं मानता हूं कि जो काम उन्होंने दलितों के लिए किया, बहुजन समाज पार्टी के लिए किया या उस मूवमेंट के लिए किया, ऐसा काम शायद अंबेडकर जी के बाद शायद ही किसी ने किया हो। तो एक बार उनको सलाम है। और खबर दिखाने से पहले मैं स्पष्टीकरण देना चाहता था। अब दोस्तों, 26-27 साल या उससे ज़्यादा से मैं इलेक्शन कवर करते आ रहा हूँ, लेकिन इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन कवरेज के दौरान मैं हमेशा से स्टिंग ऑपरेशन से हमेशा मैंने परहेज़ रखा, खासकर चुनावी बेला पर, चुनावी मौसम में। लेकिन आज जिस स्टिंग ऑपरेशन की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वो जो 300 करोड़ रुपए की जो डील है, जिसमें टिकट की बात हो रही है और बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता वो बात कर रहे हैं। यूं तो मैं ये खबर दिखाना नहीं चाह रहा था और ना ही मैं इसके तह में जाना चाह रहा था, लेकिन तह में जाने के लिए मैं मजबूर हुआ इन 3 कारणों से। और वो 3 कारण हैं। देखिए, पहला कारण तो ये है कि जो स्टिंग ऑपरेशन, इसमें बहुत गंभीर आरोप लगे हैं और ख़ासकर टिकट बेचने के, टिकट की खरीद फरोख्त, ये जो डील है ये पूरे चुनावी ढांचे को चरमरा देती है। तो पहले तो आरोप। दूसरा कारण ये है कि जिस पर आरोप लगे हैं या जिनका स्टिंग हुआ है वो एक बीएसपी के बहुत बड़े नेता हैं जो वाकई फैसले भी लेते हैं। और तीसरा बड़ा कारण, ये किसी छोटे मोटे अखबार ने नहीं किया है, हिंदुस्तान के, भारत के नंबर 1 न्यूज़पेपर यानी दैनिक भास्कर, सर्कुलेशन में जो भारत का नंबर 1 अखबार है और दुनिया का नंबर 4 अखबार, तो सबसे बड़े अखबार ने क्योंकि इस स्टिंग को किया है, इसलिए इसकी तह में जाना आप समझ सकते हैं कि एक पत्रकार की, खोजी पत्रकार की मजबूरी भी है। अब दोस्तों, इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन और इतने बड़े अखबार के जरिए वो पब्लिक डोमेन में आया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका संज्ञान नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन की ये जो खामोशी है, सत्ता पक्ष की ये जो खामोशी है और सत्ता पक्ष की जो मदद कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, उसकी भी चुप्पी, उसकी भी खामोशी बहुत कुछ जाहिर करती है। और ये जो घालमेल है, ये जो साठगांठ है, उस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जो जाहिर हो रही है, आज उसी इलेक्शन कमीशन की खामोशी और उसके पीछे जो लोग हैं जो शय दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, आज उसी का पर्दाफाश करने मैं चाह रहा हूं। अब दोस्तों, ये जो इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया गया जिसमें बहुत जबरदस्त खुलासे हुए, अब ये सही था, गलत था, क्या था, ये भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और क्या होना चाहिए था, क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस पर भी मैं जाऊंगा। लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर ये स्टिंग ऑपरेशन है किसका, इसमें बातचीत क्या हुई, इसमें खुलासा क्या हुआ, क्या चीज़ निकल के आ रही है। और इससे पहले कि हम इस स्टिंग पर बढ़ें, इन साहब की तस्वीर देखिए और जानिए इनको। अब दैनिक भास्कर का कहना है कि ये जो साहब है यानी शमसुद्दीन राय, शमसुद्दीन साहब जो हैं, वो उनकी जो हैसियत है बहुजन समाज पार्टी में, तो आप कह सकते हैं कि मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा के बाद नंबर 3 की हैसियत है, जो हैसियत कभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की हुआ करती थी। और इनको तमाम जिम्मेदारियां हैं, पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर हैं ये। इसके अलावा उत्तराखंड के भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और काफ़ी जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं।
एक चीज़ और, 16 जनवरी को, जी हाँ, बीती 16 जनवरी को एक लखनऊ नंबर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी कानपुर में पकड़ी गई और उसमें से 50 लाख कैश बरामद हुआ, भास्कर का कहना है। और वो जो 50 लाख कैश बरामद हुआ, एक वो साहब थे आमिन राइन, एक आमीन साहब थे, उनसे बरामद हुआ। और वो आमिन साहब जो थे वो इन्हीं शमशुद्दीन साहब के रिश्तेदार थे। तो एक और अहम बात जो इनके बारे में आपको बताना चाह रहा था। अभी जो स्टिंग ऑपरेशन है ये लखनऊ में हुआ, किस्तों में हुआ। दैनिक भास्कर का कहना है कि एक स्वतंत्र पत्रकार थे जो बीजेपी के एजेंट बन के गए, और ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ ये लखनऊ के दारुशफ़ा एमएलए गेस्ट हाउस है, आप कह सकते हैं विधानसभा से ठीक सामने या कुछ दूरी पर, जहां मुख्यमंत्री का दफ्तर है, कार्यालय है, वहां से सटा हुआ है ये, वहीं पर ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। अब सब दैनिक भास्कर का कहना है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ इसमें जो रिपोर्टर गया बीजेपी का एजेंट बनके, अंडर कवर एजेंट बनके, इसने एक डील करी शमशुद्दीन साहब से, और डील ये हुई बीएसपी नेता के साथ कि हम आपको 300 करोड़ रुपए देंगे और जिसके एवज में 50 सीट वो लेंगे। कायदे से तो शमशुद्दीन को भगा देना चाहिए था, ऑफर को ठुकरा देना चाहिए था, पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एंटरटेन किया, बातचीत की और लंबी बातचीत हुई। और उस बातचीत का लब्बो लुआब ये था कि जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ बीजेपी की तरफ से दिए जाएंगे। एक तरह से हामी भरी जा रही थी, और मकसद ये था कि वो जो 50 कैंडिडेट होंगे वो उसमें ज़्यादातर मुसलमान होंगे, उसमें यादव होंगे, कुर्मी होंगे, कि जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के यादव वोट काटे, जो मुस्लिम वोट काटे, जो ओबीसी वोट काटे। और बातचीत होते होते रेट पर बात आ गई, और एक जगह शमशुद्दीन साहब, ऐसा कि भास्कर का दावा है, भास्कर कह रहा है कि शमशुद्दीन साहब ने ये कहा कि उनके यहाँ जो रेट चल रहा है वो तो एक टिकट का 2.5 से 3 करोड़ रुपया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही अहम बात है, और मैं चाहूंगा कि पूरा स्टिंग नहीं सुना सकता, ये हिस्सा आप सुनिए। हमें टोटल 50 चाहिए। कौन सी कमिश्नर जी? कोई भी हो, हम अपने आदमी को अपने हिसाब से कर लेंगे एडजस्ट। अच्छा। और जिता भी लाएंगे। मीडियम में बजट ही मेरे को मिला हुआ है 300 CR का। अब साहब, बीएसपी के इतने बड़े लीडर जो आप कह सकते हैं कि नसीमुद्दीन के रिप्लेसमेंट हैं, मायावती जी के बाद और सतीश चंद्र मिश्रा के बाद, जिनको दैनिक भास्कर का कहना है कि बहुत इंपॉर्टेंट नंबर 3 के लीडर हैं, वो साहब टिकट का रेट बता रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ तो टिकट का रेट ये चल रहा है 2.5 करोड़ 3 करोड़। और वो ये भी कह रहे हैं कि साहब अगली मुलाकात ऐसे होगी वैसे होगी। अब चुनाव के मौसम में दैनिक भास्कर की ये खबर, ये जो खुलासा है, सनसनीखेज खुलासा, जैसे ही उन्होंने अखबार में इसको प्रकाशित किया, वेबसाइट पर वीडियो डाला, हड़कंप मच गया, और कुछ ही देर में ये वीडियो वायरल हो गया, इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के कान पर छू नहीं रेंगी, खामोश रहा, उसने संज्ञान नहीं लिया। सच ये है कि परंपरा और नियमों के अनुसार इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, और सबसे पहले दैनिक भास्कर से उनको वो पूरी वीडियो फुटेज लेनी चाहिए थी। जिस गैजेट से, जो स्पाई कैमरा था, उसको भी कब्जे में लेना चाहिए था। रिपोर्टर के बयान लेने चाहिए थे, शमशुद्दीन जो बातचीत कर रहे हैं उनके बयान लेने चाहिए थे कि आपने ऐसा कहा है कि नहीं कहा है। उसके बाद नंबर 2, इलेक्शन कमीशन को तुरंत वीडियो फुटेज, उसकी फोरेंसिक जांच करानी चाहिए थी कि इस वीडियो में वाकई शमशुद्दीन बोल रहे हैं, तस्वीर शमशुद्दीन की है, क्या ये वीडियो वाकई जो स्टिंग ऑपरेशन है वो दारुशफ़ा में ही हुआ, और क्या ये जो वीडियो दैनिक भास्कर ने दिखाया इससे कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, इसको टेम्पर तो नहीं किया गया है। नंबर 3, इस वीडियो में आवाज़ किसकी है, क्या वाकई शमशुद्दीन जो डील कर रहे हैं ये आवाज़ उन्हीं की है। अब शमशुद्दीन और जो रिपोर्टर है उसका वॉइस सैम्पलिंग लेना चाहिए था, यानी वॉइस सैंपल लेना चाहिए था, और फिर एक वॉइस स्पेक्ट्रम टेस्ट होता है। उस वॉइस
स्पेक्ट्रम टेस्ट से ये पता लग जाता है कि स्टिंग में जो आदमी बोल रहा है क्या ये आवाज़ वाकई उसकी है, और दोनों ही आवाज़ों का मिलान हो जाता है और ये बात पक्की हो जाती है कि ये स्टिंग ऑपरेशन सही है या गलत है, आवाज़ ओरिजिनल है या नकली है। और ये तुरंत इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था। अब दोस्तों, हमारे देश में 3-4 बड़ी उच्च क्वालिटी की फोरेंसिक लैब्स हैं जहां पर वीडियो और ऑडियो इनका फोरेंसिक एग्जामिनेशन होता है। हैदराबाद में हैं, दिल्ली में सीबीआई की एक अच्छी लैब है, चंडीगढ़ में सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब है, गांधीनगर में, जी हाँ, गुजरात में, मोदी और शाह जी के गुजरात में भी सबसे उम्दा लैब है, जहां 3 दिन के अंदर वीडियो और ऑडियो का एग्जामिनेशन हो जाता है। अब मेरा ये कहना है कि अगर 3 दिन के अंदर जो रिपोर्ट आती उसमें ये होता कि साहब ये शमशुद्दीन की आवाज़ नहीं है, ये स्टिंग ऑपरेशन फर्जी है, नकली है, तो तुरंत इलेक्शन कमीशन दैनिक भास्कर पे कार्रवाई कर सकता था। बहन जी यानी मायावती भी दैनिक भास्कर पर तुरंत मानहानि का मुकदमा दर्ज करती हैं, और उनके पास सतीश चंद्र मिश्रा जैसे वकील हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने एक नकली स्टिंग किया। शमशुद्दीन जिनका स्टिंग वो भी जो है वो मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते थे, लेकिन अगर ये जांच सही निकली, अगर 3 दिन में ये पता लगता कि आवाज़ भी बसपा नेता की है, वो टिकट की बात भी कर रहे हैं, रेट भी बता रहे हैं 2.5 करोड़ 3 करोड़, फिर क्या होना चाहिए था? फिर सीधे सीधे नियम कानून ये ताकत देते हैं इस संवैधानिक संस्था जिसका नाम चुनाव आयोग है, जिसमें कभी TN सेशन रहे, इनको ये ताकत है कि तुरंत सीबीआई से कहते कि आप मुकदमा दर्ज करिए, और मुकदमा दर्ज करने के बाद वो जो मनी ट्रेल है कि अगर 2.5-3 करोड़ की एक इतना सीनियर लीडर बात कर रहा है और डील हो रही है, तो जो बाकी टिकट दिए गए हैं क्या उसमें भी पैसे लिए गए थे? और आज की तारीख में ईडी, इनकम टैक्स इतना वेल इक्विप्ड हैं कि हर तरह का मनी ट्रेल, चाहे वो नंबर 1 में हो या किसी भी नंबर में हो, कुछ ही दिनों में उसको ट्रेस किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन आंखों में पट्टी बांधे रहा। अब दोस्तों, ये तो स्टिंग ऑपरेशन मैंने कहा ना दिसंबर में हुआ था, दिसंबर के लास्ट में हुआ था, लेकिन एक अजीब संयोग देखिए, इत्तेफाक देखिए कि जो बातें उसमें की जा रही हैं कि मुस्लिम को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने की बात हो रही है, इस तरह का मकसद, वैसा ही कुछ जब बहुजन समाज पार्टी का जो हम पैटर्न देखते हैं टिकट का, खासकर फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, अगर आप ये नाम देखें, मुजफ्फरनगर में देखें आप किसको लड़ाया जा रहा है, ज़्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी से। फर्स्ट फेज़ में जो 11 ज़िले हैं, आप एक एक करके इनको देखिए, और ये जो तादाद है, ये जो संख्या है मुस्लिम कैंडिडेट्स की, ये जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं वो जो RLD और सपा, उसका जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। और जो भाजपा के चाणक्य अमित शाह चाहते थे कि जो मुस्लिम वोट है इसको स्प्लिट करा दें अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में, तो बीजेपी का रास्ता आसान हो सकता है। तो स्टिंग ऑपरेशन में जो बातें हो रही थी वो पैटर्न यहाँ इमर्ज होकर आ रहा है, और इसीलिए मेरा कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जो खामोशी है, ये जो साइलेंस है, ये मैडनिंग साइलेंस, जहां लोकतंत्र एक शर्मसार स्थिति में दिख रहा है, चौंकाने वाला है, जैसे कोई संस्था रही नहीं गई। कुछ भी हो सकता है इस चुनाव में। कुछ लोग कह रहे थे कि लखनऊ में एक सीट है जहां खुलकर सत्ता पक्ष की तरफ से पूर्व अधिकारी पैसा बांट रहे हैं, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं। सवाल इस बात का है कि आखिर वो क्या कारण है कि जो 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं, सुशील चंद्रा साहब IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस के, राजीव कुमार IAS, और ये जो तीसरे शख्स हैं अनूप चंद पांडे, ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे, और उसके बाद इनको इलेक्शन कमीशन में भेजा गया है। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात ये भी है कि ये जो तीनों इलेक्शन कमिश्नर हैं, पहली बार तीनों ही उत्तर प्रदेश के, और तीनों के ही संबंध, रिश्ते बीजेपी के बड़े नेताओं से है। और एक बीच में कंट्रोवर्सी भी आई थी कि पहली बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इन तीनों इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया था। परंपराओं के वो भी खिलाफ है। और दोस्तों,
अगर फोरेंसिक रिपोर्ट में अगर ये स्टिंग ऑपरेशन सही पाया जाता तो बहन जी मायावती को भी एक मौका मिलता कि वो शमशुद्दीन जैसे बड़े नेताओं पर कार्रवाई करती और पार्टी जिसको काशी राम ने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, वो अम्बेडकर के जो सपने सच करने के लिए, वो जो बहुजन समाज को एक दिशा देने की एक प्रयास हुआ था, उसको जिस तरह से शमशुद्दीन ने ये कहकर कि ये रेट है, ये रेट है, अगर ये बातें सही थी, फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आती, तो बहन जी को शमशुद्दीन को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, एक मैसेज था पार्टी में, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब दोस्तों, ये जो स्टिंग ऑपरेशन होते हैं जो पत्रकार करते हैं खुफिया कैमरा के साथ, ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये कोई सीबीआई के ऑपरेशन नहीं है, ये महज फ़कत दिल की बात जानने के लिए, मन की बात जानने के लिए किए जाते हैं कि दिल में क्या है। और शमशुद्दीन के जो दिल में था वो खुफिया कैमरा से ज़ाहिर हुआ। और जब ये बात सामने आई तो इसका जो सबसे प्रतिकूल असर है, वो प्रतिकूल असर ये है कि जो मुसलमान है, चाहे वो पूर्वांचल का हो, चाहे वो पश्चिम का हो, जो पहले हाथी पे जाता था, वो जैसे हाथी से उतरने लगा हो, जैसे उसका भरोसा कहीं ना कहीं टूट गया हो, क्योंकि जो पैटर्न इमर्ज हुए, जिस तरह से बीएसपी ने टिकट बांटे और ख़ासकर जिन सीटों पर आरएलडी और सपा गठबंधन आगे चल रहा था या आगे है, उस पर चोट करने के लिए एक कोशिश की किसी तरह से मुस्लिम को स्प्लिट कराया जाए, ये पैटर्न इमर्ज होकर आ रहा है। स्टिंग में जो बात थी, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो टिकट जिस तरह से बांटे गए, और वो जब एक मुस्लिम माइंड उन दोनों चीज़ों को कोरिलेट करता है तो उसका दिल टूटता है, और इसका असर कहीं ना कहीं हाथी पर होगा। अब दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की ये जो खामोशी है, मुख्य धारा मीडिया की ये जो खामोशी है, टीवी चैनल्स की ये जो खामोशी है, चुप रहना इन संवैधानिक संस्थाओं का, अदालतें भी संज्ञान नहीं ले रही, और यकीन नहीं होता कि हम उस मुल्क में जी रहे हैं जिस मुल्क की वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब वो रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी, वहाँ पर कुछ सरकारी कर्मचारी देखे गए थे उनका मंच सजाते हुए, और इलेक्शन कमीशन ने और अदालत ने इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई करी कि पूरा का पूरा इंदिरा गांधी का जो चुनाव था पानी में चला गया। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई, कुछ छोटे से नियमों का उल्लंघन और कथित नियम, लेकिन यहाँ सौदे हो रहे हैं सीटों के, अनाप शनाप प्रचार हो रहा है। बीएसपी की मैं बात ही नहीं कर रहा, सत्ता पक्ष एक इतना बड़े बजट से जिस तरह से पैसा बहाया जा रहा है, और कई सीटें हैं जिनके बारे में स्पेसिफिक इनपुट्स आ रही हैं कि वहाँ पर पैसा दिया जा रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, पैसे का बोलबाला है, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं। बहरहाल, हम दो हमारे दो की इस व्यवस्था में, जी हाँ, मोदी शाह और अंबानी अडानी, हम दो हमारे दो, इस व्यवस्था में जिस तरह से चुनाव लड़े जा रहे हैं, ये लोकतंत्र को और लोकतंत्र की जो शक्तियाँ हैं, और ख़ासकर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की जो संवैधानिक शक्तियाँ हैं, उनको नई तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। दोस्तों, आज बस इतना ही, और मैं चाहता हूँ कि ये जो आवाज़ है बड़ी हिम्मत करके जो आप तक पहुँच रही है, इसको और दोस्तों तक पहुँचाइए, इस आवाज़ को थोड़ा और शक्ति दीजिए, स्प्रेड करिए, शेयर करिए, और ये जो मेरा YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बस यही मैं कहूँगा, यही मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है। नमस्कार।